मेरे साथ मंच पर है। हालांकि इन्हें उत्तर प्रदेश में लखनऊ के भीतर पहचान की मुझे लगता नहीं कि कोई जरूरत है। अभी हम लोग अंदर बात कर रहे थे, तभी मैंने भी ये कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के पिछले 9 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर भी एक रिकॉर्ड है। पिछले 9 साल से लगातार इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी लॉन्ग टर्म उप मुख्यमंत्री, उनके पार्टनर बदल गए लेकिन केशव जी आप तो नहीं बदल पाए। उसका राज क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको हम लोग निर्वाह करने का प्रयास करते हैं। और 2017 में भाजपा की सरकार बनी है, अभी सरकार है, आगे अभी 2047 तक रहने वाली है, जब तक विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश नहीं बन जाएगा। तो जो पार्टी जिम्मेदारी देती है तो हमारे जैसे कार्यकर्ता उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन जब हम बाहर से देखते हैं तो उसमें मुझे तो कुछ राजनीतिक कारण भी नजर आते हैं और उसमें सबसे बड़ा कारण यह है, एक घोषणा मैंने चुनाव के वक्त सुनी थी और खास करके बीजेपी के नेता ये घोषणा कई बार देते हैं कि जो ओबीसी की बात करेगा वही प्रदेश पे राज करेगा। और ओबीसी उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ रहा है कल्याण सिंह जी के जमाने से। क्या ये एक सबसे बड़ा कारण है? देखिए, सबका साथ सबका विकास ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है, तंत्र है और उसी के हिसाब से हम कार्य करते हैं। यह सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग 55% के लगभग है और उसमें से सर्वाधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। और जब बाबूजी कल्याण सिंह जी थे तब भी मिलता रहा है। अब इस समय भी जब से देश में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में हमको छप्पर फाड़ करके अगड़ा, पिछड़ा, दलित तीनों की जो त्रिवेणी है वो भाजपा के लिए बह रही है। लेकिन ये बात भी तो सोचनी होगी ना, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी को ठाकुर और ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था और अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखें तो 14-15% के ऊपर तो वो जा नहीं सकेंगे उनकी आबादी। ऐसे में बीजेपी को जो 45% तक वोट शेयर मिलता है उसमें ओबीसी समाज का ही सबसे बड़ा आधार रहा है और उसी के आधार पर बीजेपी इतनी बड़ी संख्या में सत्ता पर आई। सैल जी, पहले कहा जाता था कि भाजपा कुछ जातियों की पार्टी है, कहा रहता ऐसा नहीं था। विपक्ष के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं होता था तो वो ऐसा कहते थे भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी है, बैनियों की पार्टी है, ठाकुरों की पार्टी है। लेकिन आज हम ये गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि देश के 140 करोड़ लोगों की अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो कार्य है उसको जमीन पर उतारा है। यह सच है कि पिछड़ा वर्ग जिसके साथ जाता है सरकार उसकी बनती है। पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसे सरकार हमारी है और आगे भी पिछड़ा वर्ग हमारे साथ रहने वाला है, इसे सरकार हमारी फिर से बनने वाली है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जिसके साथ पिछड़ा वर्ग जाता है उसकी सरकार बनती है। इस थॉट को हम रखेंगे क्योंकि उस पर मुझे आखिर में आपसे एक सवाल पूछना है और आप भी इसे याद रखिएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा 2017 में जाना है। आज के चुनाव पर हम बात कर रहे हैं लेकिन 2017 में मुझे जाना है, क्योंकि 2017 जब मैं सोचता हूं तब मैं सोचता हूं केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में उस वक्त चुनाव लड़ा गया था। आप उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे। आपको चुनाव से पहले खास अध्यक्ष के तौर पर भेजा गया था कि आप अध्यक्ष बन के यहां पर चुनाव लड़ाइएगा। उस वक्त प्रदेश में वो पार्टी सत्ता में थी जिन्होंने पिछड़ों की राजनीति हमेशा की है। मुस्लिम यादव समीकरण के नाम पर उन्होंने अपने चुनाव हमेशा लड़े और लंबे समय तक सत्ता में भी रहे। कैसे आपने उनको काटा और कैसे उस राजनीति को आपने चुनौती दी थी? देखिए, समाजवादी पार्टी सपा जब सरकार में रहती है, जब वह कुछ जातियों की पार्टी बन जाती है, कुछ समुदायों की पार्टी बन जाती है, कुछ विशेष प्रकार के जो कुकृत्य करने वाले लोग होते हैं उनकी पार्टी बन जाती है। मतलब श्री अखिलेश यादव जी आजकल बहुत पीडीए की बात करते हैं और मैं कहता हूं उनका पीडीए फर्जी है। जब मैं उनसे सवाल करता हूं कि श्री अखिलेश जी आप ये बताइए, 2012 से 2017 तक आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी की सरकार थी, तब आपको पिछड़े याद नहीं आए। जब आप सत्ता से बेदखल हो गए तब पिछड़ों की याद आई। अब पिछड़ा जाग चुका है, सपा को बहुत पीछे छोड़ चुका है, भाजपा के साथ बहुत आगे जा चुका है। अब पिछड़ा वर्ग भाजपा को छोड़ करके जाने वाला नहीं है और सपा को वो अपनाने वाला नहीं।
एक आम तौर पर देखा गया था जब 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त में उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पर गया था तो वहां पर लोगों से बातचीत करते समय ये समझ में आया कि यादव समुदाय के अलावा जो समुदाय है उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ में कर लिया है। अब इसका तोड़ 2024 में नजर आता है। जी आप पहले बताइए उसके बाद। देखिए, हम लोग जाति की बात तो नहीं करते, लेकिन ये यादवों में भी बड़ी संख्या में हम लोगों के समर्थक हैं, हम लोगों के कार्यकर्ता हैं, हमको वोट देते हैं। लेकिन यह सच है कि बहुसंख्य मात्रा में अभी यदुवंशियों को गुमराह करके सपा अपने खाते में ले जाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन आज जैसे हम मध्य प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा क्रॉस करते हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी वहां हमारे मुख्यमंत्री हैं। सपा को भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई भाजपा यादव को मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन यादव को भी भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है, सैनी को भी मुख्यमंत्री बनाती है, कुशवाहा को भी मुख्यमंत्री बनाती है, ब्राह्मण को भी मुख्यमंत्री बनाती है, क्षत्रिय को भी मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन जाति के आधार पर नहीं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने के लक्ष्य के साथ यह काम करते हैं। और यूपी में ठाकुरों को मुख्यमंत्री बना। देखिए, यूपी में तो अभी आप ये कह सकते हैं कि वो एक साधु है, उनको ठाकुर कहने का काम तो सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी करते रहते हैं। लेकिन अभी वो गोरखपीठाधीश्वर के रूप में, एक संत के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते बागडोर संभाली और 9 वर्षों में उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है और उत्तर प्रदेश 9 वर्षों में हम बहुत आगे लेकर के जाने में सफल हुए हैं। गुंडागर्दी से बाहर निकालने में सफल हुए हैं, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए सफल हुए हैं, निवेश को बड़े पैमाने पर आकर्षित करने में सफल हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ है, रोजगार के व्यापक अवसर मिले हैं। यानी सभी क्षेत्रों में अगर मैं कहूं कि यूपी ने विकास किया है तो कोई गलत नहीं होगा। सपा ने तो बर्बाद करके छोड़ा था प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश आज पूरे देश में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आप ग्रामीण विकास मंत्री है, आप रूरल डेवलपमेंट मंत्री है, तो आपने जिन मुद्दों का जिक्र किया उस पर तो मुझे सवाल पूछने हैं, लेकिन मैंने यादव मुस्लिम वाला सवाल क्यों पूछा था वो मैं आपको बताता हूं। 2024 का चुनाव आता है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपनी रणनीति बदल देती है। आंकड़े बड़े दिलचस्प है। 37 सांसद समाजवादी पार्टी के जीते हैं, उसमें से 25 सांसद ये गैर यादव कम्युनिटी से आते हैं, अलग अलग ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, और इसी के आधार पर समाजवादी पार्टी आज दावा कर रही है कि हम तो अब पीडीए बन गए हैं। देखिए, चुनौती है आपके सामने। देखिए, हमारे सामने चुनौती नहीं है। इसलिए चुनौती नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मैदान में आए थे, उन्होंने दुष्प्रचार का सहारा लिया, झूठ बोला था जनता से कि भाजपा 400 सीटें जीतेगी तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, फिर चुनाव ही नहीं होंगे, इस प्रकार की बातें करने लगे थे। इस दुष्प्रचार के प्रभाव में कुछ लोग आ गए, इसके कारण से सपा कांग्रेस गठबंधन को वोट दे दिए। हमारी लड़ाई मतलब केवल 24 की नहीं है, 24 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, कमल खिला, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ, कमल खिला, दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ, कमल खिला, बिहार का चुनाव हुआ, कमल खिला, पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, कमल खिला, आसाम में भी हमारी तीसरी बार सरकार बनी, कमल खिला। मतलब उसके बाद कमल खिल रहा है। इनका दुष्प्रचार अब काम नहीं आ रहा है। ये जो गुमराह करके वोट 2024 में लेकर के कुछ सांसद जरूर ये हमसे अधिक जिताने में कामयाब हो गए, लेकिन अब समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है, उसकी नैया डूबने वाली है, सपा का सूर्य अस्त होने वाला है, और 2027 के विधानसभा चुनाव में इनके अहंकार को उत्तर प्रदेश की जनता चूर चूर कर देगी। लेकिन आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, इसके लिए मैं उसी को लेकर पूछ लेता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में जब विधानसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने 300 ओबीसी सम्मेलन किए महाराष्ट्र के भीतर। राजू, आप भी आए थे महाराष्ट्र में, अलग आया था। आप भी आए थे उसमें। 300 ओबीसी सम्मेलन किए अलग अलग समुदायों के साथ में। पीडीए का महत्व वहां पर समझ में आ गया था भारतीय जनता पार्टी को, और वही बात पर 2024 में समाजवादी पार्टी ने चुना। हम भी इस बार की आपकी स्ट्रेटेजी उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन करते हैं, अनुसूचित वर्ग का सम्मेलन करते हैं, महिलाओं का सम्मेलन करते हैं, व्यापारियों का सम्मेलन करते हैं। जब भी चुनाव होते हैं तब भी करते हैं, जब चुनाव नहीं होता तब भी करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सीधे जनता से जुड़ी हुई है। हमारा संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर पर कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के पास बूथ स्तर पर गुंडे अपराधी हैं। तो गुंडे अपराधी चुनाव में मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अब चुनाव निष्पक्ष होने लगे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर है। आपने सम्मेलन तो किया, अभी भी आप उस पर कायम है, लेकिन आरोप यह लगता है कि जब भी
सजा देने का वक्त होता है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी यहां पर आए थे और उन्होंने कहा कि हमने अपराध खत्म करने के लिए एनकाउंटर्स का रास्ता अपनाया, और जो उनको सपोर्ट करते हैं उसके बारे में जो भी उन्होंने कहा, और वो कई बार कहते रहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि जो 207 एनकाउंटर 2024 तक के जो आंकड़े हैं, उसके बाद के आंकड़े अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन 207 जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें से 60% एनकाउंटर मुस्लिम या पीडीए ग्रुप से आपको मिलेंगे। अगर आप किसी विशेष जाति के नहीं है तो हो सकता है कि आपका एनकाउंटर, कुल मिलाकर कहने का लब्बो लुबाब उनका ये था उसमें। मैं इतना ही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ये बतावे कि अगर कोई मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, अगर किसी अपराधी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होती है तो दर्द समाजवादी पार्टी को ही क्यों होता है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को ही क्यों होता है? यह जवाब जनता सपा से पूछती है, सपा के नेताओं से पूछती है। कार्रवाई हो रही है, जनता खुश है, जनता अपने को सुरक्षित मान रही है, और जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बिना भेदभाव के होगी। सपा का चश्मा मुस्लिम तुष्टीकरण का चश्मा रहता है, इसलिए उनको इस प्रकार की कार्रवाई में मुसलमान दिखाई देते हैं, बाकी लोग नहीं दिखते। लेकिन ये भी तो दिखाई देता है ना, जैसे अभी मई महीने में यहां पर कैबिनेट एक्सपांशन हुआ उत्तर प्रदेश के भीतर, मैं उसके नंबर्स देख रहा था, 6 मिनिस्टर्स नए आ गए, 6 में से 3 ओबीसी समुदाय के आते हैं और 2 दलित आते हैं। कहीं ना कहीं आपने भी नोट कर लिया है, आपकी पॉलिटिकल माइंड में नोट कर लिया है कि देखिए ये वर्क हो रहा है, समाजवादी पार्टी को टक्कर देनी है तो हमें ये सब चीजें करनी होगी। थोड़ा सा लेट तो नहीं हो गया इसके लिए? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ सम्मान और स्थान देने का काम लगातार किया गया है। देश के इस समय महामहिम राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो आदिवासी समुदाय से आती हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनी और वो महामहिम राष्ट्रपति बनी। इसके पहले श्री रामनाथ कोविंद जी उत्तर प्रदेश के ही थे, वो दलित समुदाय से आते थे, वह भी देश के राष्ट्रपति के रूप में। अति पिछड़े वर्ग से आने वाले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और 35 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान उनको देने का काम किया है। तो हमारे यहाँ चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, चाहे अगड़े वर्ग का हो, देश के सरकार को देखेंगे तो वहां पर भी प्रदेश की सरकार या प्रदेशों की सरकार जो भाजपा की है, वहां देखेंगे तो वहां भी यही चित्र दिखाई देगा। दबे सुरों में अगर आप लखनऊ में कहीं घूमोगे पॉलिटिकल गलियारों में, तो दबे सुरों में कहीं ना कहीं ये चर्चा तो आपके भी कान पर आती होगी कभी कभी कि ठाकुर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है लखनऊ के भीतर। ये चर्चा क्यों सुनाई देती है? मतलब अभी लोग तो ओपनली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चा क्यों सुनाई देती है? ये समाजवादी पार्टी सोच रही है कि ऐसा हम कहेंगे तो उसको उसकी साइकिल पंचर होने से या भ्रष्ट होने से या सैफई जाने से बच जाएगी, लेकिन बचने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारी पार्टी में सभी जाति के विधायक सांसद भी हैं, सभी जाति समुदाय के हमारे माननीय मंत्रीगण भी हैं, और सबको समान अवसर भी दिया जाता है। इस प्रकार का एक दुष्प्रचार है। नहीं, उसका तो सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ब्राह्मण जो विधायक है उनके सम्मेलन लेने पड़ रहे हैं उसके वजह से। ओबीसी समुदाय के जो विधायक हैं उनको बताना पड़ रहा है। जब अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ आते हैं तो वो उनको जाना पड़ता है कि केशव जी के घर अलग से जाना चाहिए, अब साथ में मिलकर नहीं चलेगा, वो एक सम्मान अलग से देना होगा। देखिए, ये हमारे नेतृत्व की महानता है कि वो चाहे केशव प्रसाद जी के घर आना हो, चाहे ब्रजेश पाठक जी के घर जाना हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाना हो, चाहे पार्टी के कार्यालय में जाना हो, चाहे पार्टी के बूथ अध्यक्ष के घर में भी जाना हो, तो वहां भी जाने का काम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान आदरणीय नितिन नवीन जी भी कर रहे हैं। इसके पहले माननीय हमारे नड्डा जी थे, माननीय जेपी नड्डा जी भी करते थे। उसके पहले माननीय श्री अमित शाह जी थे, वह भी करते थे। ये तो हम अपने बूथ अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक, अपने विधायक से लेकर के सांसद से लेकर के मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक सबके यहाँ जाते हैं, और जाना चाहिए, अच्छी बात है। आने से एक अच्छा हम लोगों को भी लगा है, लेकिन इसको किसी दूसरे दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। तो क्या हम इस बात को दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि जब आपने कहा कि समाजवादी पार्टी डूब रही है, लेकिन जब दान चोरी होती है तो उनको एक सहारा मिल जाता है उसमें। उनको पता है कि अगर ये पकड़ेंगे तो हो सकता है कि जिस राम के नाम पर पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के भीतर खड़ी हुई, उस राजनीति को चुनौती देने का एक बहुत अच्छा मौका उनके हाथ में आ गया। भगवान श्री राम और श्री राम जन्मभूमि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए आस्था का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है।
अगर हम गिनावे तो हम तो 1992 में जब 6 दिसंबर को ढांचा गिरा तब हमको ऐसा नहीं कि 300 सीटें मिल गई थी, और न जब हम रामलला का भव्य मंदिर बना दिए तो ऐसा भी नहीं कि हमको 400 सांसद मिल गए थे। वो आस्था का हमारे सवाल है, और रामलला का भव्य मंदिर बन गया, इस पर हमें गर्व है। लेकिन विपक्ष जो रामद्रोही है, जो राम मंदिर निर्माण का विरोधी है, जिसने कार सेवकों, निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भून डाला, उसको श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन आपकी सरकार होते हुए जब यह घटना होती है तो उसका झटका तो आपको भी ये लगेगा ना? सरकार की व्यवस्था नहीं होती। अगर किसी ने चोरी किया तो उसमें जो कानूनी व्यवस्था होती है, एफआईआर हो गई, एसआईटी की जांच हो गई, और फिर हनुमान जी की गदा है, जो चोरी करेगा हनुमान जी उस अपने गदा से उसको कुचल करके रख देंगे, आप एकदम ध्यान में रखिए। लेकिन कोई इस प्रकार की गलती हुई तो ये मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा विहीन है विपक्ष, तब वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के मुद्दे को जनता के बीच में ले जाना चाहता है। लेकिन एक वोट, मैं बता रहा हूं, 1000, 2000 या लाख 2 लाख वोट तो बहुत बड़ी बात है, एक भी वोट इसके कारण से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी या जो मंदिर में यह एक घटनाक्रम घटित हुआ है इसको हो हल्ला कर रहे हैं, इसके कारण से उनका एक भी वोट बढ़ने वाला नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का एक भी वोट घटने वाला नहीं है। आपको नहीं लगता लेकिन ये चुनावी मुद्दा बनेगा? आपको नहीं लगता कि ये चुनावी मुद्दा बनेगा? नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है। अगर 2024 के चुनाव के पहले मैं लोकसभा तो श्री चुनाव राम के, जन्मभूमि आंदोलन का कार्यकर्ता रहा हूं, इसीलिए तो सवाल है। और इसलिए मैं जानता हूं कि ये चोरी किया है किसी कर्मचारी ने, वो चोरी की घटना हो गई। हनुमान जी की गदा भी है, कानून के माध्यम से उनके खिलाफ जो कार्रवाई होना चाहिए वो भी हो रही है। उसे एक अलग रंग देने की भी कोशिश हो रही है कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन हो रहा था तब सड़क पर आंदोलन करने में थे केशव प्रसाद मौर्य, विनय कटियार, उमा भारती, लेकिन जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो वह ट्रस्ट पर बैठने वाले लोग कोई और ही थे। ये बात को लेकर भी सवाल उठा रहे, जो आज चोरी में पकड़े गए, और उसको लेकर लोग सवाल ये उठा रहे। इशू है ही नहीं। हमको इस बात का गर्व है कि 500 साल से जो लड़ाई चल रही थी, जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो रामलला का भव्य मंदिर बन गया। यह हमारे लिए गर्व की बात है। जब देश आजाद हुआ तो 370 लगा करके भारत माता को हथकड़ी लगा दिया गया। जब भाजपा को बहुमत मिला तो 370 हट गई। यह हमारे लिए गर्व की बात है। जब कांग्रेस की सरकार थी, गरीबी हटाओ का नारा देती थी, लेकिन गरीबों का हक लूट लेती थी। बताती थी संसद में खड़े होकर के कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, और हम छाती ठोक के कहते हैं दिल्ली या लखनऊ से 1 रुपए भेजे, चाहे 1 लाख रुपए भेजे, पूरा का पूरा पैसा जिसके पास भेजते उसके पास पहुंचता है। तो भाजपा में, कांग्रेस में, सपा में जमीन और आसमान का अंतर है। नहीं, लेकिन लोग भी तो कहते हैं ना कि पारदर्शिता होनी चाहिए ये इस पूरे मामले में, और आप सत्ता में, आप समझते हैं कि पारदर्शिता का मतलब क्या है, उसी के आधार पर जनता अवसर भी देती है लोगों को। अब देखिए, आज हम उम्मीद करके बैठे हुए थे कि आज जब पंचायत हो रहा है उसी वक्त केशव प्रसाद मौर्य जी आएंगे और कहेंगे कि ये देखिए एसआईटी का पूरा रिपोर्ट, जो हमने वादा किया था 15 जुलाई को हम पूरा रिपोर्ट लेकर आपके सामने आए। अभी अभी मुझे पता चला है कि एक बार फिर एसआईटी को मोहलत बढ़ा के दी गई है। कहा गया है कि आप और भी कुछ समय दिया गया उनको। देखिए, जांच में तो कई बार बड़े बड़े जांच आयोग बनते हैं, और अगर जांच में कुछ अधूरापन रह जाता है तो उसको समय दिया जाता है। डर ये लग रहा है कि छोटे लोगों को फंसाया जाएगा, नोट गिनने वाले, ड्राइवर, इन लोगों को फंसाया पूरी जाएगा। पारदर्शिता रहेगी, जांच में पूरी पारदर्शिता रहेगी। जो दोषी होगा कानून के हिसाब से उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जो मैं आस्थावान हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, भगवान श्री रामलला के मंदिर के चढ़ावे को जिसने चोरी किया है, हनुमान जी की गदा का प्रहार भी उस पर होगा। कहां चूक हो गई? आप अगर दूर से देखते हैं उसे, तो कहां चूक हो गई? ये ट्रस्ट, जांच का विषय, उसमें मैं कैसे जवाब दे सकता हूं? आप उस आंदोलन में शामिल थे, आपको क्या लगता है कहां चूक हो गई इसमें? चूक जो हुई है, जब आरोप हो रहे थे, चूक जो हुई है, उसको उसी के लिए नजरअंदाज कर, एसआईटी है, उसी के लिए एफआईआर है, उसी के लिए अब चोरी करने वाले जो जांच पकड़े गए हैं, और जो पकड़े गए हैं उनसे अभी छानबीन चल रही है। जब तक निष्कर्ष नहीं निकल आता है, मैं सरकार का उप मुख्यमंत्री हूं, मैं उस पर कैसे कोई बयान दूं? मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सवाल ये आपसे क्यों पूछा, क्योंकि जो जांच कर रही है वो पुलिस तो आप ही की है, राज्य सरकार की पुलिस जांच कर रही है। हमारी होने का मतलब, जो एसआईटी गठित की गई है वो भी यूपी सरकार की तरफ से गठित की गई। आप सपा और कांग्रेस जैसी सरकारों को मत समझिए। भाजपा की सरकार में पुलिस और प्रशासन या एसआईटी या आयोग जो सच होगा वही जांच करके सामने लाने का काम करेगी। ये भ्रम पूरी तरह से लोगों का हट जाना चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था का केंद्र है, और वहां जो चोरी हुई है उसको मैंने कहा आस्था के अनुसार हनुमान जी
वहां अयोध्या धाम के राजा हैं, बैठे हुए हैं, उनकी गदा चलेगी। कानून के हिसाब से कार्रवाई, एसआईटी अलग जांच कर रही, पुलिस अलग जांच कर रही है। जो दोषी पाए गए वो पकड़े गए हैं, पूरे सब कुछ खंगाला जा रहा है। इसमें छोटे बड़े का सवाल नहीं है, इसमें केवल यह है कि जिसने चोरी की है उनको पकड़ा जाए। ये क्रिमिनल केस की तरह आप उसको नजर कर रहे हैं या आस्था को ठेस पहुंचने की तरह? दोनों बातें बताया। क्रिमिनल केस जो है उसकी कार्रवाई हो रही है। आस्था के आधार पर मैंने बताया जिसने रामलला के खजाने से चोरी की है उसको हनुमान जी की गदा का प्रहार सहना पड़ेगा। आपको इस बात का कोई डर नहीं है कि चलिए आपने कहा हनुमान जी की गदा का प्रहार सहन करना पड़ेगा, लेकिन इस चोरी की वजह से बीजेपी को राजनीतिक गदा का प्रहार सहन करना पड़ेगा लोगों के गुस्से का, ये आपको डर नहीं लगता? आपको नहीं ये लगता? मुझे 0.1% भी डर नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। मैं जानता हूं राम भक्त इस बात को जानता है, राष्ट्र भक्त इस बात को जानता है। अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाने वाले कौन है और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले कौन है? राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने वाले कौन है और बाधा को हटाने वाले कौन है? ये चोरी एक घटना है जिसकी जांच हो रही, जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी। इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत न खराब होने वाली है और न विरोधियों की सेहत अच्छी होने वाली। आपकी सरकार होते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आज ये धमकी दे रही है कि 9 अगस्त से हम कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा शुरू करेंगे। आप सरकार के नाते उन्हें क्या कहना चाहेंगे? कार सेवा तब शुरू की जाती है। हमको चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ के मंदिर के स्थान पे जो ज्ञानव्यापी मस्जिद के नाम पे ढांचा खड़ा वो हट जाए। ठीक। जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ईदगाह बनी है वो हट जाए, वहां भगवान कान्हा का मंदिर बन जाए, यहाँ बाबा विश्वनाथ का मंदिर बन जाए। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। हम लोग न्यायालय से जब न्याय आएगा तो चूंकि सच के पक्ष में हिंदू समाज खड़ा है, कृष्ण भक्त शिव भक्त खड़े हैं, इसलिए जीत हिंदुओं की होगी, शिव भक्तों की होगी, कृष्ण भक्तों की होगी, ये मेरा विश्वास है और हमें न्यायालय के निर्णय का इंतजार है। कार सेवा नहीं होनी चाहिए है? कार सेवा वहां पर नहीं होनी चाहिए। हम इस पर कुछ बोलना इसलिए नहीं चाहते, पूज्य साधु संत हैं, उन्होंने क्या निर्णय किया है वो तो अखाड़ा परिषद से आप बात करिए। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जो दोनों स्थान है, जैसे अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया, वैसे काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर बनना चाहिए। लेकिन माननीय न्यायालय से जल्दी से जल्दी निर्णय आ जाए, ये हम लोगों को इंतजार है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कार सेवा बनेगी तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल भी खड़ा होगा। एक सरकार के नाते आपको लॉ एंड ऑर्डर से भी निपटना होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या, क्योंकि आपको पता ये इतिहास पूरा 6 दिसंबर को क्या हुआ था, कार सेवा का ही परिणाम था कि बाबरी मस्जिद ढा दी गई। आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, जहां भाजपा होगी वहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा। यहाँ भाजपा की सरकार है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार है, कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम नहीं करेगा। और 9 वर्षों की सरकार में आपने देखा है एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी कर्फ्यू नहीं लगा और सुशासन की झलक पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आपका रिपोर्ट कार्ड में देखने की कोशिश कर रहा था और उस पर कुछ मैंने चीजें देखी है, उसमें से 3 चीजें उभर कर मेरे सामने आई। सबसे पहले तो पीएम आवास योजना, जो खास करके प्रधानमंत्री भी कई रैलीज में कहते हैं। जो आंकड़े मेरे पास है उसके मुताबिक 55 लाख घर उत्तर प्रदेश के भीतर पीएम आवास के तहत बने और भारत में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश राज्य है, बाकी राज्यों की तुलना करें तो बीजेपी के प्रशासित। जल जीवन मिशन में 1.8 करोड़ कनेक्शंस आपकी सरकार के समय पे हुए, वहां पर भी बाकी राज्यों के मुकाबले आप आगे नजर आते हैं। और आखिर में मनरेगा के, अब तो मनरेगा की स्कीम अलग नाम से चलेगी, भारत जी राम जी हो गया, 6 करोड़ आपने जॉब कार्ड्स उस पर बनाए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, लेकिन अभी भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं या शिक्षा जैसी सुविधाएं, ड्रॉप आउट रेट है 9वीं और 10वीं कक्षा में अभी भी 15% से ऊपर है। ये चीजें आप, क्योंकि हाईवे तो बन रहे हैं, लेकिन हाईवे के नीचे या आसपास के गांवों में जो चीजें हो रही है उसको लेकर आप किस तरीके से टैकल करें? देखिए, हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में बहुत सजग है और अधिकांश योजनाओं में जो भारत सरकार के द्वारा संचालित होती हैं उसमें हम नंबर 1 पर हैं। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, यह तीनों क्षेत्रों में हमारी सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है। इसलिए मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जैसे पीएम आवास योजना में हम नंबर 1 में क्यों हैं, क्योंकि हमने ढंग से नंबर 1 में काम करके दिखाने का काम किया है। हम जो अब विकसित भारत जी राम जी के नाम से अब योजना चालू हो गई है 1 जुलाई से, उसमें भी सबसे अधिक संख्या में महिलाओं को भी रोजगार देने में हमने कामयाबी की है और श्रमिक भाइयों को भी काम देने में कामयाबी
हासिल की है, उसमें भी हम देश में नंबर 1 पर हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज देने वाला उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज भी बना के दिया, सबसे अधिक पीएचसी और सीएचसी बनाने का काम भी किया। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार के बड़े बड़े कदम उठाए गए और उसके कारण से आज प्रदेश के अंदर विशेष तौर से जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, वहां पहले ड्रॉप आउट बहुत बड़े पैमाने पर होता था, आज बहुत कम मात्रा में रह गया है। लेकिन इसको भी हम लोग सुधार करके ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई बच्चा अगर स्कूल जाता है तो वो अपनी कॉलेज तक की शिक्षा पूरी करके ही मतलब आगे की यात्रा करे, ये हम लोगों का प्रयास है। नहीं, लेकिन फिर भी शिक्षकों की कमी अभी भी है। डॉक्टर्स अगर हम देखें तो 1500 के पीछे एक डॉक्टर यहां पर नजर आता है, जो आमतौर पर मानक अलग है, हजार व्यक्तियों के पीछे एक डॉक्टर की जरूरत है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आपको नहीं लगता कि जब आप अर्थव्यवस्था में अगर आगे बढ़ रहे हैं, आज योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे थे कि हम नंबर 3 पर पहुंच गए, जो एक बीमारू राज्य था वहां से तो हम बाहर निकल कर आ गए। बिहार से स्थिति बेहतर है, लेकिन अभी भी गांव जाएंगे तो स्थिति तो ये विकसित भारत 2047 20 वर्ष बाद बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश 20 वर्ष बाद बनेगा। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश में कोई समस्या शेष न रह जाए, इसलिए 2047 तक देश और प्रदेश में, मैं कहता हूं, देश में कांग्रेस नहीं आने वाली है, प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं आने वाली है। भाजपा वर्तमान में, भाजपा भविष्य में रहेगी। जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है, इसलिए जो काम अभी बकाया है, इसीलिए हम कहा करते हैं अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। तो 20 साल इंतजार करना होगा हमें पूरी नहीं, 20 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर हम 55 लाख से ज्यादा 60 लाख लगभग हम आवास बना चुके हैं, आपके पास आंकड़ा पुराना है, 60 लाख प्रधानमंत्री आवास गांव और शहर मिला के हम उत्तर प्रदेश में बना चुके हैं। तो ये 60 लाख आवास बनाने का मतलब है कि 60 लाख लोग तो जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, कच्चे घर में रहते थे, उनको पक्का घर मिल गया ना। जिनके पास शौचालय नहीं थे उनको शौचालय मिल गया, जिनके पास गैस का कनेक्शन नहीं था कनेक्शन गैस का मिल गया, बिजली का कनेक्शन मिल गया, बीमार थे इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड मिल गया। बहुत बड़ी मात्रा में मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में भी हम लोग बहुत लोगों को कवरेज दे रहे हैं, जो किसी में कवर नहीं होते उनको मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से भी इलाज के लिए पैसा देने का काम, अगर कोई रिकमेंडेशन आता है तो उनको पैसा दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी पलायन के मामले में अगर हम देखें तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड से पलायन अभी तक रोक नहीं पाए। अभी आप लेटेस्ट आंकड़ा जुटाइए, अलग हो गया। अब रोजगार खोजने के लिए देश भर से लोग पूर्वांचल में भी आते हैं, बुंदेलखंड में भी आते हैं, ऐसा तो नहीं लेकिन यहाँ से पलायन करने का काम अब रुक गया। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ नोएडा तक सीमित हो जाएंगे, जो रोजगार तलाशने में जो लोग आ रहे हैं वो नोएडा तक सीमित हो गए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। आप जाइए ना बुंदेलखंड जाइए, जिसको सबसे पिछड़ा माना जाता था, जो प्यासा रहता था, आज बुंदेलखंड चमक गया है। बुंदेलखंड के लोगों की किस्मत चमक गई है और बुंदेलखंड में दुनिया आ रही है, मतलब देश नहीं आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं। पूर्वांचल में भी यही स्थिति है। हम आने वाले समय में पूर्वांचल को भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरह, बुंदेलखंड को भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरह चमका देंगे, रोजगार के अवसर खड़े कर देंगे और किसी को पलायन के लिए मजबूर ना होना पड़े। जाने के लिए कोई और अच्छे काम के लिए देश में दुनिया में जा सकता है, लेकिन मजबूरी के कारण किसी को पूर्वांचल से पलायन करना पड़े या किसी को बुंदेलखंड से पलायन करना पड़े, अब यह स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली है। देश में माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में यह डबल इंजन की सरकार की यही उपलब्धि है, इस पर हमें गर्व है। एक और एक ट्रेंड पूरे देश में चल पड़ा है। अलग अलग राज्यों के विधानसभा के चुनाव हमने देखे कि चुनाव से पहले या 6 महीने पहले या 7 महीने पहले या 8 महीने पहले एक स्कीम की घोषणा की जाती है, जिसे महाराष्ट्र में लाड़की बहन कहा जाता है, मध्य प्रदेश में लाडली बहना कहा जाता है। तो क्या उत्तर प्रदेश के भीतर भी कोई ऐसी स्कीम की हम योजना पकड़कर चले कि इसके बारे में कुछ सोचा जा रहा है? देखिए, विपक्ष जब चुनाव में पराजय के द्वार पर खड़ा हो जाता है और घबराहट में इस प्रकार के आरोप लगाता है, अगर हमारी सरकार कोई भी योजना लेकर के आती है, अगर चुनाव आचार संहिता नहीं लागू है तो हमारी सरकार के द्वारा अगर महिला सशक्तिकरण की कोई योजना लाई जाती है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कोई योजना लाई जाती है, गांवों का सर्वांगीण विकास करने के लिए कोई योजना लाई जाती है, शहरों में भी जहां कुछ बकाया है उसको पूरा करने की योजना लाई जाती है, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग बनाया जाता है, तो इससे विपक्ष के पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि उनको ये मालूम है कि अब चुनाव के मैदान में
वो पराजित होने वाले हैं, इसलिए चुनाव से पहले स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। हम महिला सशक्तिकरण करेंगे, कर रहे हैं, इस पर हमें गर्व है। कोई योजना के कोई मन में है योजना? कई अनेक योजनाएं हैं और वो योजनाएं चल भी रही हैं, उनको और बल देने का काम हो रहा है, आगे भी उन योजनाओं को बढ़ाएंगे। कोई नई योजना की कोई नई योजना भी लाएंगे। नई योजना लाएंगे? महिलाओं को लेकर नई योजना लाएंगे? महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना हम लोग लेकर के आने वाले हैं, नई योजना लाएंगे? ले आएंगे। और गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं, वो 3 करोड़ परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ। उनको हम सशक्त करेंगे। और इससे अगर श्री अखिलेश यादव के पेट में दर्द होता है तो हम कहेंगे दवा अगर वो चाहे तो पीजीआई से ले ले, चाहे केजीएमयू से ले ले, और चाहे वो सैफई के पीजीआई से ले ले। केशव प्रसाद जी, इंटरव्यू के शुरुआत में मैंने कहा था कि एक बात आप याद रखिएगा, अंत में मैं आपसे एक बार फिर उसको रिविजिट करेंगे हम लोग, क्योंकि आपने कहा था कि ओबीसी समाज का सपोर्ट मिलने की वजह से ही सत्ता में हम यहां पर आ पाते हैं। और जो नारा शुरुआत में दिया गया था कि जो ओबीसी की बात करेगा वही प्रदेश पे राज करेगा। ओबीसी कब राज करेगा? देखिए, ओबीसी ही राज कर रहा है। केशव प्रसाद अगर पिछड़े वर्ग का है और उत्तर प्रदेश का लगातार आप ही अभी सवाल करते हुए बता रहे हैं कि मैं 9 वर्ष से लगातार उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम हूं। मेरे मंत्री मतलब योगी जी के मंत्री परिषद में पिछड़े वर्ग के इतने मंत्री हैं, अनुसूचित वर्ग के इतने मंत्री हैं कि वह देख करके ही अखिलेश यादव जी का हाजमा खराब रहता है। इसलिए पिछड़ा वर्ग, मैं कहा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी अगड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी है और यह त्रिवेणी भाजपा के साथ है और भाजपा उनके लिए ईमानदारी से काम कर रही है। इसलिए इस त्रिवेणी के सहयोग से हम 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे, ये हमारा विश्वास है। और समाजवादी पार्टी को 2017 से 47 सीट 2017 में जीते थे सत्ता में रहते हुए, इनको 17 से भी पीछे धकेलने का काम करेंगे। लेकिन वो आखिरी कुर्सी बाकी है ना, अभी कल्याण सिंह जी से शुरू हुआ था वो सिलसिला। आपको नहीं लगता कि भाजपा में जब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनको देखने के बाद अगर देश के पिछड़े वर्ग को संतोष नहीं होगा तो किससे संतोष होगा? केशव प्रसाद को भी अभी पिछड़े वर्ग के बगल में मुख्यमंत्री है ना, मोहन यादव जी, सम्राट चौधरी जी बिहार में मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं। जिधर नजर दौड़ाइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए आदिवासी समाज से आने वाले, उड़ीसा में चले जाइए आदिवासी समाज से आने वाले। अगर ऐसे गरीब से गरीब बैकग्राउंड के लोग जो कभी सत्ता में आने विधायक बनने की बात नहीं सोच सकते थे, वो आज मुख्यमंत्री हैं, देश की राष्ट्रपति हैं, तो हर क्षेत्र में जहां मौका मिलता है वहां अवसर मिलता है। इंतजार करने का साहस राजनीति में होना चाहिए। जो इंतजार करेगा, मेहनत करेगा, पार्टी के लिए जिम्मेदारी से काम करेगा, उसका भविष्य उज्जवल रहेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। वो सब्र का मीठा फल आपको मिले, इस उम्मीद के साथ इस चर्चा को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत साहिल जी, बहुत धन्यवाद है। लेकिन मैं तो 9 वर्ष से आप ही बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हूं। और श्री अखिलेश यादव जी से पूछिए, उन्होंने क्या किसी मौर्य, किसी पटेल, किसी पाल, किसी अन्य हमारे जो पिछड़े वर्ग के भाई बहन हैं, उनको क्या उप मुख्यमंत्री बनाया था? क्या नहीं बनाया था। उनको कुचलने का काम किया था, दमन करने का काम किया था। आज भी लाखों मामले होंगे उनके, जहां राजनीतिक प्रभाव हैं वहां लाखों लोग ऐसे होंगे जो सपा सरकार के समय पीड़ित किए गए, उनकी जमीन, मकान, दुकान कब्जा किए गए, उनकी जांच करा रहे, एक एक करके कार्रवाई कर रहे, सबको न्याय दिला रहे। इसीलिए सपा रसातल में जा रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार आकाश की ऊंचाइयों की ओर जा रही है। इसीलिए देश के अधिकांश हिस्से पर आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सत्ता में है, और जहां नहीं है वहां भी कमल खिलेगा। तीसरी बार तो भाजपा की सरकार बनती ही बनती है। इसलिए अखिलेश यादव जी भी जानते, तीसरी बार तो उनकी क्षमता नहीं है कि भाजपा को सरकार बनाने से रोक सके। लेकिन मैं कहता हूं 2047 तक आने वाले चुनावों में भी सपा का भविष्य अंधकार में है। सपा डूबती हुई नाव है, जो उसमें बैठे वो अपने आप को बचा सके बचा ले। कोई टूट फूट की आशंका तो नहीं है डूबने के? ये तोड़ फोड़ करने की हमें जरूरत नहीं है। भाजपा के साथ जनता है, भाजपा के साथ भाजपा में का भविष्य है, और भाजपा की तीसरी बार उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।